ओके। ओके, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। ये जो क्लासेस होंगी आपको लगभग 15 है, तो ले देखिए हम 15 क्लासेस करवाएंगे यहाँ पे। संडे रहे, मंडे रहे, या बीच में कोई त्योहार पड़े, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और जो भी चीज़ें बताएंगे आपको एकदम बेसिक रहेगा। हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आपको आती रहे ऑलरेडी, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी चली जाएंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। और जो भी इस क्लासेस के पीडीएफ होंगे वो आपको कंप्लीट होने के बाद मिल जाएंगे। दीपक ज्वाइन है, मनोज के दोस्त, वेलकम। आयुषी मौर्य ज्वाइन, ओके। मरीफुल इस्लाम, ठीक ठीक ठीक। वैसे वीडियो ऑन कर सकते हो क्योंकि ये लाइव क्लास है, देखो हम भी कभी वीडियो ऑन नहीं करते थे, ठीक है। तो अपना वीडियो आप सब ऑन कर सकते हो जिनको ऑन करना है। और म्यूट कर लो, जिनको बोलना नहीं हो प्लीज म्यूट योर सेल्फ। एंड वीडियो ऑन करना हो तो कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है वीडियो ऑन करना यहाँ पे। ओके, अनूप मौर्य ज्वाइन यहाँ पे, जैसे अनूप, अरविंद, और कौन कौन है, काजल, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ANDP कॉलेज से हैं, तो बढ़िया बात है। ओके, थोड़ा सा ना मैं माइक लगाता हूँ, और जब मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ माइक लगा के बोलता हूँ, तो आप सब थोड़ा सा बताना कि इससे आवाज बढ़िया है कि माइक से बढ़िया है। माइक लगा रहा हूँ मैं। ओके, सब बताओ कि ये आवाज बढ़िया है कि वो आवाज बढ़िया है। हाँ, कौन के साथ ज्यादा बेटर है? अच्छा ठीक है, तो आप सबको बोलना नहीं है, तो मैं माइक लगा के आप सबको। अच्छा, तुम्हारा बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, तो भैया माइक बढ़िया माइक है, तो नहीं आएगा ना, इसीलिए। चलो, ओके ओके। जिनको लिखना होगा, टाइप करना होगा, वो मैं दूसरे मोबाइल से नहीं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या टाइप हो रहा है, कुछ टाइप हो रहा है क्या? ठीक है, एक मिनट। गुरु प्रसाद महापात्रा ज्वाइन, अच्छा, गुरु प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे काफी लोग ज्वाइन कर दिए हैं। उर्मी वर्मा ज्वाइन, वेलकम उर्मी। प्रतिमा सिंह, सपना वर्मा, सब लोग ज्वाइन हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने का कोशिश करता हूँ। एक बार मैं इंसर्ट कर लेता हूँ अपना माइक, जिनको हो माइक। हाँ, बीच में मैं, देखो पेड कोर्स वाले जो हैं ज्वाइन किए हैं, वो देखो ग्रुप है ना अपना, बॉटनी द बर्निंग डिजायर, वहां पे टाइप कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तब। बॉटनी द बर्निंग डिजायर जो ग्रुप है, वहां पे टाइप करोगे तो मुझे आपकी आवाज आ जाएगी, मतलब आवाज क्या, आपका मैसेज मिल जाएगा। चलो मैं अपना शेयर करता हूँ स्क्रीन। आप एक बार बता देना कि आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है। या तो आपको ये स्क्रीन विजिबल है, टाइप करके बता दो एक बार। टाइप करने का ऑप्शन आता है आप सबके सामने, विजिबल है ये स्क्रीन? ये दिख रहा है, फाउंडेशन कोर्स साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। अरे भैया टाइप करके बता तो दो, एक बार कंफर्म करो। हम भी यहाँ पे नए नए हैं अभी। हाँ भैया, हाँ भैया दिख रहा है, ओके। विजिबल, दैट्स ग्रेट। ओके ओके ओके। चलो हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो पहले ना इसको हम कंटिन्यू करने से पहले कुछ बातें आपसे हम क्लियर कर देते हैं। देखो जैसे कि अभी यहाँ पे वो भी लोग हैं जो अभी CUET का एग्जाम दे चुके हैं, और मैक्सिमम ऑफ द दोज पीपुल जो कि अगले बार CUET का एग्जाम देने वाले हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्जाम देंगे फॉर द MSc बॉटनी एंट्रेंस। तो आपको एक चीज हमेशा क्लियर रखना पड़ेगा, देखो जी, कि आपको ना सबसे पहले जो नॉलेज है और जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें, कि हाँ सेल की डिस्कवरी किसने की, टू किंगडम सिस्टम किसका है, ठीक है, राइबोसोम किस चीज़ से मिलकर बना होता है। फिर उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाओगे, और उसी का लॉजिकल चीज का यूज करके आप क्या बनाओगे, आप असर्शन रीजन बनाओगे। तो जो भी चीज़ें फाउंडेशन कोर्स में या हमारे कोर्स में हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन। फाउंडेशन कोर्स में तो आपको MCQ का मतलब जो क्वेश्चन है वो तो शायद हम नहीं करा पाएंगे, लेकिन जो हमारे कोर्सेज स्टार्ट होंगे जहाँ पे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, तो हम जो भी अपने क्लासेस में पढ़ाएंगे
उसका आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। आपको एक लिंक दिया जाएगा कहीं का, किसी वेबसाइट का, वहां पे 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, वहां पे आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फोन हॉरिजॉन्टल करके क्लास अटेंड करेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। हाँ हाँ, एकदम एकदम बिल्कुल सही है अमित। तो फोन अपना हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए। तो ऐसे ही हम चलने वाले हैं, और हम आज देखने वाले हैं एकदम बेसिक से। मोस्टली हम देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया था। ओके, तो चलो बातें हो गई हैं। जिनको भी कोई प्रॉब्लम होता है, आप हमारे पेड कोर्स में हो, हमारा नंबर आपके पास है, आप हमें मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो। हम आपका एक से एक जो भी डाउट होगा सिंगल सिंगल वो आपका क्लियर कर देंगे। चलो, तो भैया देखो, ये है अपना फाउंडेशन कोर्स का। देखो पीडीएफ यहाँ पे 16 पेज दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा दिया है क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे ना चल के हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लांट के बारे में। देखो प्लांट क्या होता है, हम बॉटनी पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। देखो, हमारे धरती पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? प्लांट है कि सूरज है? तो आपको बताना पड़ेगा कि सर सूरज है। सूरज क्या होता है? उसके पास एनर्जी होता है जो प्लांट लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है। आपसे पूछे कोई कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आपको पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और क्या होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, लाइट होता है, उसी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो खाना बनाता है, और उसी पे पूरी हमारी धरती सस्टेन करती है। तो सूरज इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और प्लांट क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसका सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, स्टार्च उसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वही हम खाते पीते हैं, प्लांट पे हम डिपेंडेंट होते हैं। तो ये चीज ठीक है। अगर आप अपने सराउंडिंग में प्लांट जाके देखें तो कैसे कैसे प्लांट दिखते हैं आपको? ट्री दिखते हैं, स्hrubs दिखते हैं, और क्या दिखते हैं? हर्ब दिखते हैं। तो तीन तरह के दिखते हैं। एक हर्ब होते हैं जो साग की तरह होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, उसे आप आसानी से तोड़ मोड़ सकते हो। एक होते हैं सर्ब, झाड़ियां होती हैं, कांटे वाटे लगे होते हैं। एक और होते हैं ट्री, ठीक है। ट्री होते हैं, तो ट्री में क्या होता है आपका जी? ट्री जो होते हैं देखो तीन तरह के होते हैं। आपको पता है कौन कौन से ट्री होते हैं? देखो, जो आप नीम देख लिए, आम दिख लिए, महुआ देख लिए, तो चारों तरफ देखो फैला होता है उसको डाली। तो इस तरह के ट्री को हम क्या बोलते हैं? डेली क्विसेंट ट्री बोलते हैं। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे कि डेली क्विसेंट ट्री क्या होता है। जो आम महुआ जिसके ब्रांच चारों तरफ फैले होते हैं उसे डेली क्विसेंट ट्री कहेंगे। और एक होता है आपका कॉर्डेक्स ट्री। तो कॉर्डेक्स ट्री जैसे नारियल देख लिए, पाम दिख रहे, जो कि तना एकदम सीधा होता है, अनब्रांच होता है, उसके ऊपर जाके क्राउन ऑफ लीफ प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं, ठीक है। अब हम कमेंट सेक्शन में चलते हैं। एक तरह का और ट्री होता है, आप अब वो टाइप करके बताओगे कि वो कौन से तरह का ट्री है। बताओ, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। मैंने बताया डेलिक्विसेंट के बारे में, कॉर्डेक्स के बारे में, एक और होता है ट्री, वो आप बताएंगे। या एक्स करेंट ट्री। एक्स करेंट ट्री जो वो ट्री होता है जो कि होता है पाइनस वाइनस होता है, जिसमें एक्रोपिटल मैनर में ब्रांचेज होती, ऊपर जाके वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज द एक्स करेंट ट्री। तो आपको याद रखना है ट्री के बारे में, हर्ब श्रब ये सब बारे में। तो डेलिक्विसेंट, एक्स करेंट और कॉर्डेक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो एकदम बेसिक है, मैंने प्लांट के बारे में बताया। चलो, ये देखते हैं कि हम फिर ना क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है जैसे लीनियस सबसे पहले क्या आया था? अरिस्टोटल ने देखो सबसे पहले किया था, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अगर मैं अरिस्टोटल के बारे में आपको बताना चाहूँ, तो उन्होंने देखो एनिमल को दो भागों में क्लासिफाई किया था, एनीमा और इनीमा में। जिनके पास ब्लड था वो इनीमा थे, जिनके पास नहीं था वो एनीमा थे। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं, हम बात नहीं करते, आगे आएगा। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आपका है वो दिए थे लीनियस ने 1758 में। इन्होंने कुछ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया। उन्होंने देखा कि स्टेमेन को भी सिर्फ कंसीडर किया, स्टेमेन को। उन्होंने देखा कि किसमें स्टेमेन का नंबर किसमें कितना है, जैसे मोनोएडल्फस, डायडल्फस, पॉलीडल्फस। तो स्टेमेन को लेके लीनियस ने अपना किया। अब यहाँ पे मुझे आप सब बताइए, लीनियस के बुक का नाम क्या था? स्क्रीन इट इज नॉट विजिबल। ओके ओके ओके, वन सेकेंड वन सेकेंड। अब विजुअल होगा स्क्रीन आपका, अब जाएगा, दिक्कत नहीं है। ओके, अब दिख रहा होगा। हाँ, स्पीसीज प्लांटेरम बता रहे हैं। बताओ, लीनियस ने जो स्पीसीज प्लांटेरम लिखा था वो किस ईयर में लिखा था आपका, ये बता दीजिए। हाँ कान्हा, दिख रहा होगा। स्पीसीज प्लांटेरम का कौन सा ईयर था ये बताइए कंफर्म। ओके, 1753 में लिखे थे। चलो, ये चीजें हो गया। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, मुझे बार बार चेक करते रहना होगा। थ्री किंगडम सिस्टम जो दिए थे हिकल ने दिया था। हिकल ने बताया था कि मोनेरा होता है, प्रोटेस्टा होता है, और एक होता है प्लांटी, ये सब करके उन्होंने दिया था। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कोपलैंड ने दिया था। देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए याद रखेंगे।
फाइव किंगडम सिस्टम दिया था उन्होंने, न्यूट्रिशन के आधार पे, सेल वाल की स्ट्रक्चर के आधार पे। व्हिटेकर ने बांट दिया था 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये चीज आप याद रखेंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल हूज ने दिया था, उन्होंने एक नया आर्की बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चीज आप सीधे सीधे बस नाम याद रखना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनेंगे। चलो देखो, अब व्हिटेकर ने जो बांटा था एनिमल को, ये आपको विजिबल ही होगा, ओके विजिबल है। तो यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिज्म थे, तो ऑर्गेनिज्म आपको पता है कुछ होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे डीएन जो होता है आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डीएनए में जो होता है हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है, और वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल और बहुत सारे उसका स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, तो वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में जो होता है न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो फिर प्रोकैरियोटिक में क्या आए थे, आपका मोनेरा आए थे। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। तो जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक थे वो मोनेरा के अंतर्गत, मोनेरा जो थे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, और क्या थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। तो यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, देखो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो थे वो आपके रखे गए मोनेरा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जितने भी थे वो प्रोटिस्टा में रखे गए। जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे आपका हो गया, ये हो गया ईस्ट हो गया, ठीक है, क्लोरेला हो गया। जैसे क्लोरेला आपका एल्गी है, ठीक है। हम पूछे आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पे क्लोरेला को कहाँ रखेंगे, तो आप एल्गी मत बता देना, आपको बताना पड़ेगा प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर में जो हो गया प्रोटिस्टा। अब मल्टी सेलुलर में कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास सेल वाल था, जिनके पास सेल वाल था और जिनके पास सेल वाल नहीं था। तो जिनके पास सेल वाल नहीं था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वाल एब्सेंट होता है। तो एनिमिलिया के पास सेल वाल नहीं था। जिनके पास सेल वाल था, कुछ थे जो अपना खाना खुद बना सकते थे, ठीक है, खाना खुद बना सकते थे, तो उनको हमने कहा प्लांटी। और जो खाना नहीं बना सकते थे, जो इंजेस्टिव टाइप के न्यूट्रिशन ऐसा करके वो एंजाइम सिक्रीट करते थे फूड के ऊपर, फिर उनको ले लेते थे न्यूट्रिशन वहां से, तो वो था फंजाई। तो ये चीजें जो कि आपको एकदम बेसिक है। चलो अब हम एकदम अपने बातों पे चलते हैं, हम देखने वाले हैं साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, ये आपको विजिबल ही होगा, मैं खुद चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है या दैट्स विजिबल। देखो कमेंट करोगे आप सब, मैं देख नहीं पाऊंगा आप सबका कमेंट, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते चलते हैं धीरे धीरे, आपको पता ही है। देखो पहला साइंटिस्ट है आपका अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर को हम क्या कहते हैं, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहते हैं। इन्होंने एक्चुअली में किया क्या था, इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया था। देखो स्पीसीज को डिफाइन करना चाहें हम तो, स्पीसीज एक एक सेम स्पीसीज के वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक सेम स्पीसीज के होते हैं। अगर उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जा रहा है तो क्या होगा, वो अलग अलग स्पीसीज का होगा। देखो एक चीज होता है कि जैसा हम कभी कभी सोचते हैं कि हम जैसे कि सेम स्पीसीज में रिप्रोड्यूस करें तो ठीक है, प्रोजेनी बनेंगे, लेकिन अलग अलग स्पीसीज में अगर रिप्रोडक्शन हम करा दिया जाए, रिप्रोड्यूस हो जाए, तो क्या प्रोजेनी बनेंगी, तो इट में भी पॉसिबल कि प्रोजेनी बने, लेकिन वो स्टेराइल होंगे। जैसे खच्चर के बारे में सुने होंगे, हिन्नी के बारे में सुने होंगे, तो ये सब अलग अलग, जैसे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसे स्टेराइल म्यूल बनता है, खच्चर बनता है। तो इसलिए ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नस्ट मेयर के बारे में जानते रहेंगे। उन्होंने बताया था एक बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया था। कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले थे, ठीक है, प्राइज कौन कौन से मिले थे, 1983 में बेल्जियन प्राइज मिला था, ठीक है, और फिर इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी के लिए 1994 में मिला था। सबसे जरूरी देखो ये है, कैरा फोर्ड प्राइज 1999 में, जब मैं पैदा हुआ था तो इनको ये प्राइज मिला था, तो इनके लिए मैं लकी हूँ शायद से, ठीक है। चलो, तो ये अर्नस्ट मेयर के बारे में, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये 3 पॉइंट इनके बारे में याद रखना। किसी भी एग्जाम में छप सकता है, कहीं भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। कैरोलस लीनियस के बारे में हमने देखा, हमने ये नहीं वहां पे मेंशन किया है सब क्योंकि यहाँ पे था। उन्होंने दिया था भैया बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में, कोई भी जानवर है, कोई भी स्पीसीज है, कोई भी प्लांट है, उसका एक बायोनॉमिकल, जैसे अलग अलग, देखो आपका कन्वेंशनल नाम है, कहीं हम आलू बोल रहे हैं किसी को, कहीं बटाटा बोल रहे हैं, कहीं ये बोल रहे हैं, लेकिन ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, जैसे इंग्लिश में भी नाम वेरी करता है, लेकिन ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है कंजर्व होता है, कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ उसको। जैसे अगर हम बोले कि
सैकरम ऑफिसिनेरम बोले गन्ना का साइंटिफिक नेम होता है, तो अगर कहीं भी जाओगे तो उसे सैकरम ही बोलोगे, ऑफिसिनेरम ही बोलोगे। तो इसलिए ये होता है। देखो एक चीज और होता है, मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपको क्या पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि जो आपका बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है वो किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक। जल्दी से कमेंट करो, देखता हूँ सबसे पहले किसका कमेंट आता है। या लैटिन। आपने सोचा है कभी लैटिन लैंग्वेज में क्यों होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों नहीं होता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इवॉल्विंग लैंग्वेज है। जैसे आप जैसे इस समय बहुत होता है ना, जैसे ओके का बस ओ, जैसे के डाल दिया ओके हो गया, ठीक है। गुड नाइट का जीएन बोल दिया। तो या लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज, उसमें कोई इवॉल्व नहीं हो रहा है लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश में अभी इमोजी वाला लैंग्वेज आ गया। बस एक ये वाला इमोजी होता है ना, जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, ऐसे गोला सा बस वो भेज दिया किसी ने, तो लड़के को लगता है सामने वाला बहुत गुस्सा है या कुछ हो गया है गलती ऐसे करके। तो अभी इंग्लिश हमेशा इवॉल्व कर रही है, लैटिन में इवॉल्व नहीं हो रही है, डेड है, इसीलिए लैटिन का यूज किया जाता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में। ओके, तो मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है ना? हाँ। फिर इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नाम का बुक लिखा था। तो ये बात आप याद रखेंगे, 1753 ऐड कर लेंगे यहाँ पे। और इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है हाईलाइट से, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमल किंगडम वाज डेवलप। तो टू किंगडम ये ठीक है। अब जॉनर के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें जेनेरा प्लांटेरम बुक के बारे में, तो ये आप सबको पता है जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखा था? बेंथम एंड हुकर ने लिखा था। ये छपा भी था इस साल आपके सीयूईटी के एग्जामिनेशन में, तो ये है। लेकिन आपसे पूछे कि हिस्टोरिका जेनरलिस प्लांटेरम किसने लिखा था, तो जॉन रे ने लिखा था। और उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस किया था स्पीसीज के बारे में, कि स्पीसीज क्या होता है, ठीक है, जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो चीज होता है, वो स्पीसीज कहलाते हैं। और देखो जॉन रे हो गया, एक होता है जॉन रे ने स्पीसीज दिया, तो जॉन रे से हम कभी कभी हम जॉनसन से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जॉनसन ने क्या दिया था और बैट्सन ने क्या किया था? जॉनसन ने जीन दिया था, बैट्सन ने क्या किया था? वो जेनेटिक्स में है, फिनोटाइप जेनोटाइप। तो वहां मत जाओ अभी। चलो हम आगे चलते हैं फिर। जूलियस हक्सले। तो देखो इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था। एक क्वेश्चन जूलियन हक्सले से बनता है, जो कि होता है न्यू सिस्टमैटिक्स, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। हमें सबसे पहले बात करना चाहिए अरिस्टोटल जी का, ठीक है। तो अरिस्टोटल जी फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछ सकता हूँ कि बताइए बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? एनीवन हैव द आइडिया हु इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी? या लेमार्क एंड ट्रिवेनेरस 1905 या 1902 होगा, ठीक है। लेमार्क एंड ट्रिवेनेरस ने दिया था। हाँ ग्रेट। चलो आगे चलते हैं फिर। उन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया था, हमने ये बता दिया कि रेड ब्लड सेल थे तो उनको एनीमा बोला गया, नहीं थे तो एनीमा बोल दिया। आर एच विटेकर के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था, उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को लिया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को लिया, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिया, और रिप्रोडक्शन को लिया। एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लिया नहीं था, मैंने कहीं उतना देखा नहीं है जहाँ से लिया। ये कंटेंट जो है आपको मैं बता दूँ तो ट्रू मैन से है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और सेल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे सेल स्ट्रक्चर से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बांट दिया, न्यूट्रिशन से फंजाई एनिमिलिया और प्लांटी को बांट दिया, ठीक है। प्लांटी जो ऑटोट्रॉफिक थे, एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक थे, ऐसे करके। लुइस पाश्चर हैं, तो उन्होंने वायरस नाम दिया था जो कि पॉइजनस फ्लूइड के बारे में था। देखो ये सब हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से चल रहा है, तो ये लुइस पाश्चर ने वायरस टर्म दिया था। और वायरस क्या होते हैं, देखो वायरस के बारे में आपको पता है कि ऐसे 5 किंगडम सिस्टम हमने दे तो दिया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंटिटी थे जो कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किए थे, जो कि थे आपके वायरस थे, प्रियन थे, वायराइड थे, ठीक है। और क्या था? वायरस, प्रियन, वायराइड को छोड़ के और कोई किसी को पता है किसको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया था? बताओ। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ये सारे एंटिटी जो हैं हम इन्हें ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं, ओके। तो देखो वायराइड को नहीं इंक्लूड किया गया था, बताता हूँ। देखो अभी हमने वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा था, कोरोना आया था। तो आपको एक चीज ये जानना पड़ेगा कि जो वायराइड और प्रियन है, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इतनी सारी बर्फ है, वहां पे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वहां पे ना वायराइड और प्रियन वहां पे इन द फॉर्म ऑफ द मतलब जमे हुए हैं बर्फ के साथ। अगर वो बर्फ पिघला तो वायराइड और प्रियन निकल के वहां से रिलीज होंगे और बहुत तबाही काज कर सकते हैं। तो प्रियन और वायराइड आपको पता होना चाहिए। प्रियन की डिस्कवरी प्रूसिनर ने किया था, वायराइड टीओ डायनर ने किया था। वायराइड होते क्या है आपके, जो कि आरएनए होते हैं सिर्फ, उसमें प्रोटीन वोटीन नहीं होता है।
और आपका एक हो गया प्रियॉन जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। आपको इन सारी चीज़ों में याद करना है कि वायरॉइड से कौन सा डिजीज है और प्रियॉन से कौन कौन डिजीज है। तो ये सारा चीज़ आगे है, हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है इवानोवस, मतलब क्वेश्चन क्या पॉइंट है, इवानोवस्की ने यही किया था कि उन्होंने इवानोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी कर ली थी, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस में से देखा था सबसे पहले कि कुछ बैक्टीरिया से भी छोटे ऐसे करके एंटिटी है जो कि ऐसे कुछ सिम्टम दे रहे हैं टोबैको के ऊपर, तो इवानोवस्की उससे हैं। बेजेरिंग से देखो एक क्वेश्चन बनता है, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, कुछ ऐसे इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है जो कि अगर एक प्लांट से किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर ऐसे लीफ के ऊपर चले जाए तो वहां पे उसी की तरह विजिबल सिम्टम नजर आते हैं जो कि वायरस का सिम्टम होता है। स्टैनले को देखो कहा जाता है, इन्होंने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज कर लिया था, ठीक है। और वायरस के बारे में ये जानते रहना कि वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस जो है कनेक्टिंग लिंक है आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अगर मैं कहूँ प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक आपसे पूछूं तो आप क्या बताना पसंद करेंगे हमें, प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक जी बताओ। या दैट्स ग्रेट, यूग्लिना। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और वो ऐसे करके जू प्लैंकटन को भी पकड़ के खा सकता है जब उसको जरूरत है। तो ये चीज आप जानते रहेंगे। टियोडाइनर के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था कि 1971 में इन्होंने वायराइड की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये फ्री आरएनए होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं और इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है। कोई भी देखो घबराएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा बस आप ओवरव्यू ले लो, हम इसको डिटेल में करेंगे, सारा चीज फिर से वहां पे बताएंगे। हम आपको बता रहे थे कि कौन क्या किया है। तो टियोडाइनर जो वायराइड था आपका, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करता है यहाँ पे लिखा, और कडांग कडांग डिजीज भी होता है वो भी करता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे हम सारा देख लेंगे। कार्ल हुच के बारे में हमने बताया, 3 डोमेन सिस्टम, आर्किया, बैक्टीरिया ने यूकैरिया दिए थे, ठीक है। तो ये चीज है। टेमिन ने देखो रेट्रोवायरस की डिस्कवरी की थी। टेमिन जैसे कि आपको पता है सेंट्रल डोग्मा के बारे में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहें तो आपको पता है कि डीएनए होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है, आरएनए बनता है। फिर आरएनए क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है उसका, क्या बनता है आपका, प्रोटीन बनता है। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे जी, एक डीएनए से बहुत सारा डीएनए लगातार बन रहा है आप उसको देख के। या दैट्स ग्रेट, रिप्लिकेशन, ठीक है। ऑटो कैटालिटिक, देखो डीएनए के पास दो एक्टिविटी होती है, दैट इज द ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी एंड हेट्रो कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ऑटो कैटालिटिक में क्या होता है, एक डीएनए से कई सारे डीएनए के फ्रैगमेंट बनते हैं, दैट इज द रिप्लिकेशन। एंड हेट्रो कैटालिटिक एक्टिविटी से वो डिफरेंट टाइप के आरएनए को बनाता है, दैट इज द एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तो वो है हेट्रोकैटालिटिक। अब कभी कभी क्या होता है आपका सेल के अंदर, वहां पे आरएनए से क्या होता है उल्टा जाकर डीएनए बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी डीएनए या सी डीएनए, ठीक है। कंप्लीमेंट्री भी कहीं कहीं दिया होता है लेकिन कॉपी कहोगे आप तो वो ज्यादा रहेगा, उसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है, उसको क्या कहोगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोलोगे आप, एनीवन जिनको पता हो वो जल्दी से कमेंट करे, क्या कहोगे आप बताओ, बताओ बताओ। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर डिपेंड होता है और डीएनए को बनाता है, मतलब आरएनए को देख के डीएनए बनाता है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज उससे बोलेंगे। दैट्स ग्रेट निशा। ओके, तो ये चीज जानते रहेंगे, वही चीज है जो आपको बस रिकॉल करना है, और हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो सब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखेंगे। लेकिन अब नाम आ जाता है तो आपको बताना वो चीज है कि हम बताएं आपको कि क्या क्या है। देखो अब प्रूसिनर ने डिस्कवर किया प्रियॉन को, प्रियॉन के पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं था, ना वहां पे डीएनए था ना वहां पे आरएनए था, वहां पे सिर्फ ऐसे करके प्रोटीन मॉलिक्यूल था जो कि इन्फेक्शियस नेचर का था, ठीक है। वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन थे जो कि इन्फेक्शियस एजेंट, सही है। इनको नोबेल प्राइज भी 1997 में मिला था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैड काउ डिजीज और कुरू डिजीज ये होता है आपका प्रियॉन से, और मैं बताऊं तो प्रियॉन से अगर क्वेश्चन छपेगा भी तो यही से छपेगा, ठीक है, कि मैड काउ डिजीज और कुरू डिजीज देगा और पूछेगा किससे होता है, या कहेगा प्रियॉन से कौन सा डिजीज होता है, तो यही चीज पूछेगा। या पूछेगा कि प्रियॉन की डिस्कवरी किसने की थी, या पूछेगा प्रियॉन में क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्लस डीएनए होता है, ये सब पूछेगा, ठीक है। हीकेल ने, हमने बताया था ऊपर ही कि हीकेल ने क्या दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। उन्होंने टर्म जो थे प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, और टर्म प्रोटिस्टा भी इन्होंने ही दिया था। अब देखो ल्यूएनहॉक के बारे में आगे हम, ल्यूएनहॉक ने क्या किया था, ल्यूएनहॉक हम बताए तो ये कहाँ के रहने वाले थे, कोई टाइप करके बताओ जी,
ऑस्ट्रेलिया के थे या हॉलैंड के थे या इंग्लैंड के थे? ये ल्यूवेनहॉक, बताओ जल्दी। या दैट्स ग्रेट, हॉलैंड के, हॉलैंड के थे। अमित एक काम करो, बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं ना कि क्लास कब से स्टार्ट होगा, आप मेन ग्रुप में लिंक दोगे क्या? हाँ ठीक है, शिवानी, मोहन जी पाठक शिवानी ही है। सर मैं स्क्रीन, सर मेरे में काजल यादव इस टाइपिंग, मेरे में स्क्रीन नहीं आ रहा है। सब किसी में प्रॉब्लम है, सबके में तो स्क्रीन आ रहा होगा यार, देख लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उस ग्रुप में तो लिंक दिया गया है ना काफ़ी लोगों को। चलो, तो हम बता रहे थे आपके ल्यूएन हॉक ने जो है, देखो सेक्रेट ऑफ नेचर बुक लिखा था इन्होंने, और इन्होंने अपने, देखो एक चीज पूछा जाता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आप बताओगे सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1600, गुड गुड काजल, 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी कार्क सेल से। एक्चुअली उन्होंने देखा था सेल वाल को, जो कि कहोगे नॉन लिविंग सेल ऐसे करके। लेकिन आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप कहोगे भैया कि ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, फिर उन्होंने 1676 में की थी सेल्फ सेल्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज लिखना कि उन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, आरबीसी की भी खोज की थी, स्पर्म की खोज की थी और प्रोटोजोआ की खोज की थी। बैक्टीरिया टर्म किसने दिया था, कोई अगर मेंशन करना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा, बताओ बैक्टीरिया टर्म किसने दिया था, जल्दी जल्दी। या दैट्स ग्रेट, इहरेनबर्ग। चलो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, मतलब पॉइंट पे, लीडरबर्ग एंड टैटम है, देखो ना। जब हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया में क्या होता है आपका, असेक्सुअल, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे करके फाइनली नहीं दिखा जाता वहां पे। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है ज्यादा होता है फिजन के द्वारा होता है, ठीक है, फिजन हो गया बैक्टीरिया में, तो वो होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल बात करें जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ये सब बनता है, तो वहां पे बैक्टीरिया जो करता है तीन चीजें करता है, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। तो देखो लीडरबर्ग एंड टैटम थे ना, इन्होंने कंजुगेशन देखा था, दो बैक्टीरिया ऐसे ऐसे साथ में, इनके बीच में ऐसे करके कंजुगेशन ट्यूब बना, प्लाज्मिड मूव करके रोलिंग सर्कल मेथड से यहाँ गया और क्या बना दिया, आपका रिकॉम्बिनेंट बना दिया, तो हो गया कंजुगेशन, जो कि लीडरबर्ग एंड टैटम में। यहाँ पे आपको दो टर्म और आते हैं, ऑक्जियोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक, ठीक है, प्रोटोट्रॉफिक और ऑक्जियोट्रॉफिक टर्म आते हैं। प्रोटोट्रॉफिक वो टर्म आते हैं, कोई भी बैक्टीरिया है अगर उसे कोई भी मिनिमल मीडिया पे ग्रो कराओगे तो आसानी से ग्रो कर जाएगा। लेकिन ऑक्जियोट्रॉफिक क्या होता है, मिनिमल मीडिया, एक कोई उस खाना है उसका, उस खाना को दोगे बैक्टीरिया को, वो जिंदा नहीं रहेगा, कहेगा भैया हमको यहाँ पे नहीं रहना, हमको बाहर से ल्यूसीन चाहिए, आइसोल्यूसिन चाहिए उसे, और बाहर से अमीनो एसिड चाहिए ग्रो करने के लिए, तो ऑक्जियोट्रॉफिक होते हैं। तो ये हमने बता दिया कंजुगेशन के बारे में। और क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बैक्टीरिया में क्या होता है, अगर कोई भी नेक्ट डीएनए मॉलिक्यूल अगर मीडियम में प्रेजेंट है, वहां पे चार बैक्टीरिया आप लेके छोड़ दिए, ठीक है, मैं पेन लेके बताता हूँ अच्छा रहेगा। अरे यार इधर है ना पेंटम, मैं लैपटॉप पे यूज करना चाह रहा हूँ। चलो देखो, जैसे हम बता रहे थे आपको कंजुगेशन के बारे में, मान लो एक सेल है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया, यहाँ पे एक डीएनए है, तो ये डीएनए एक्टिवली इसके अंदर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये दूसरा तरह का बैक्टीरिया बन जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था, एफ ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। किस बैक्टीरिया का यूज किया था ये भी आप जानते हैं, किस बैक्टीरिया किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी। वो बता रहे थे कि डीएनए जो है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है, लेकिन वो खोज नहीं पाए थे। फिर और बैक्टीरिया के बारे में मैंने एक क्या आपको बताया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कंजुगेशन, एक था ट्रांसडक्शन, जब एक वायरस पार्टिकल जाए दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे और वहां पे रिकॉम्बिनेंट बना दे, वहां पे ऐसे करके वेरिएशन ला दे, वो होता है ट्रांसडक्शन। आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है भैया ट्रांसडक्शन किसने खोजा, तो जिंडर एंड लीडरबर्ग ने खोजा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, जो मैं बातें बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, टाइप कर दो, या बढ़िया है। चलो फिर आगे चलते हैं, नोकार्ड एंड रास के बारे में। देखो क्या थे आपका, लुइस पाश्चर थे ना, माइकोप्लाज्मा के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। लुइस पाश्चर थे, वो देखे थे बोवाइन डिजीज ऑफ कैटल। कैटल में क्या होता था, मुंह ऐसे ना फूल जाता था उनका, ऐसे करके मुंह पका खुर पका डिजीज बोलते थे उसे। तो लुइस पाश्चर देखे थे कि कैटल में यह बीमारी हो रही थी, और ये किसके वजह से हो रही थी, तो वो माइकोप्लाज्मा की वजह से हो रही थी। तो वो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को उस तरह आइडेंटिफाई किया गया था। स्मॉलेस्ट सेल हम इसे बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम हम बोलते हैं, या एमएलओ, या हम इसे पीपीएलओ बोलते हैं, ठीक है। तो ये नोकार्ड एंड रॉक्स ने सबसे पहले देखा था, इसे हम एस्टेरोकाकस जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम या
और क्या बोलते हैं, ये जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गोला गोला होता है, कभी स्टार शेप बन गया, कभी ऐसे करके अपना शेप हमेशा बदलता रहता है जी। ठीक है, तो इसलिए जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। यहाँ से ये पूछता है स्मॉलेस्ट आपका स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो माइकोप्लाज्मा आप बताओगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सब लोग टाइप करो। बताओ आप माइकोप्लाज्मा को अगर हम पेनिसिलिन दो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेनिसिलिन से उसका सेल वॉल डिग्रेडेड होगा कि नहीं माइकोप्लाज्मा का? बताओ। नो, क्योंकि सेल वॉल वहां पे अपसेंट होता है ना, वहां पे ट्राई लेयर्ड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, दैट्स ग्रेट, नो इफेक्ट। वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर दोगे आप ना, माइकोप्लाज्मा को ऑस्मोटिक प्रेशर दोगे तो वहां पे वो उस पे अफेक्ट होगा। देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइटोप्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू। तो देखो माइकोप्लाज्मा को ग्रो करने के लिए स्टेरॉल चाहिए, तो अगर माइकोप्लाज्मा को आप स्टेरॉल मीडियम पे ग्रो कराओगे तो आसानी से ग्रो कर जाएगा, लेकिन फाइटोप्लाज्मा नहीं कर पाता है, ये मेन डिफरेंस है। आप ये अपने एग्जामिनर को बताओगे वो खुश हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मतलब पॉइंट है कार्ल वान फ्रिस, तो फ्रिस को नोबेल प्राइज भी मिला था 1973 में। उन्होंने देखा क्या था, बी डांस के बारे में देखा था। ये आपसे, ये आप देखोगे ऐसे करके ह्यूमन बिहेवियर या ऐसे करके होता है एक चैप्टर, तो वहां पे बी डांस, दो तरह का डांस होता है, एक होता है राउंड डांस, एक होता है वेगल डांस, आपने सुना होगा। तो राउंड डांस और वेगल डांस क्या बताता है कि उनके रहने की जगह पे, उनके जो छत्ता है, कितने डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे वो जो सोर्स है खाने का, फूड का या हम कहें शहद का, जो है वो बताती है डांस कर करके। तो इमिल वान फ्रिस ने देखा था, तो ये चीज आप याद रखेंगे। लेवरन देखो मलेरिया से है, लेवरन ने क्या किया था, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोवन पैरासाइट से होता है। अब मलेरिया जानते ही हो भैया, उसमें बुखार जो होता है 12-12 घंटे 18 घंटे के बाद ऐसे आता है। कभी सोचा है आपने, किसी को मलेरिया हो गया, जैसे मान लो मेरे को ही हो गया, तो ऐसा बुखार क्यों टाइम गैप के बाद आता है, 10 घंटे 15 घंटे के बाद? क्योंकि ना जो मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, तो क्या करता है वो ब्लड के सेल में रहता है ना, आरबीसी के अंदर रहता है। तो जैसे ही वो आरबीसी को ब्रश, अरे यार, अच्छा बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, आपको आ रहे हैं क्या बैकग्राउंड में ऐसे करके? अब आया क्या? चलो अब नहीं आएगा, चला गया। देखो, तो मैं बता रहा था जो प्लाज्मोडियम होता है वो आरबीसी को ब्रश करके जैसे ही निकलता है ना, उसका क्रिटिनेशन होता है या, तो वहां पे एक हीमोज्वाइन करके एक केमिकल निकलता है। तो वही केमिकल ऐसे करके आपके बॉडी में जब आता है तो हीमोज्वाइन की वजह से आपको बुखार आता है, और उनका एक पीरियड होता है कि इसी समय को वो आरबीसी को ब्रश करेंगे, तो हीमोज्वाइन की वजह से वो पीरियोडिक आपको बुखार आता है, तो ये जानते रहेंगे आप। लेवरेन ने खोजा था मलेरिया जो होता है प्रोटोजोवन पैरासाइट, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, 4 तरह का होता है भाई मलेरिया, आप जानते हैं। ठीक है, तो उनको नोबेल प्राइज 1907 में मिला था। गोल्जी करके थे, उन्होंने स्टेज दिखा था कि जो प्लाज्मोडियम होता है कि स्पोरोजोइड इन्फेक्ट कर रहा है, गैमेटोफाइट मच्छर में जा रहा है, ऐसे करके उन्होंने पूरा एक तरह से साइकिल देखा था उसका। फिर सर रोनाल्ड रॉस ने देखा, उन्होंने डॉक्टर थे इंडियन आर्मी में, ठीक है, तो उन्होंने देख लिया था कि ये जो आपका प्लाज्मोडियम है वो कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, वहां पे इन्फेक्ट करने के लिए ऐसा कोई पानी वानी से नहीं हो रहा है, या भूत प्रेत पिचास नहीं है मलेरिया करा रहे हैं, वहां पे क्या है कि एक भैया मच्छर है ना एनाफिलीज करके, मादा एनाफिलीज, वो जा रही है किसी को काट रही है, इन्फेक्ट है वो प्लाज्मोडियम से, तो उसके वजह से हो रहा है। देखो 3 मच्छर होते हैं, ठीक है, 3 मच्छर किनके किनके बारे में मैं बताने वाला हूँ, 3 मच्छर का नाम बताओ, जल्दी से टाइप करो। सविता यादव, अदिति सिंह, क्यूलेक्स, या मैं क्यूलेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, और कौन सा, एडीज के बारे में या एनाफिलीज के बारे में, दैट्स ग्रेट। क्यूलेक्स से क्या होता है आपका, क्यूलेक्स से आपको फाइलेरिया हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या है, एनाफिलीज से आपको मलेरिया हो सकता है, एडिस से क्या होता है बताओ, येलो फीवर होता है एडिस से। तो ये चीज आप जानते रहेंगे, तीनों मच्छर के बारे में जानते रहेंगे, जुलाजी का थिंग है लेकिन आप जानेंगे तो आपको काम आएगा। चलो फिर हम आगे चलते हैं। क्या बीच में गायब क्यों है, यहाँ है। कैथरीन ईसाऊ देखो करके हैं, इन्होंने ना एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट के ऊपर बहुत काम किया था। इन्होंने ये भी बताया था कि जो कर्ली टॉप वायरस एक होता है ना, एक वायरस होता है जिसका नाम है कर्ली टॉप वायरस, वो ना फ्लोयम के थ्रू ऐसे करके जाता है। तो बहुत सारे वायरल डिजीज होते हैं जो जाइलम और फ्लोयम से होता है, लेकिन कर्ली टॉप वायरस करके स्पेसिफिक था जो इन्होंने पाया था कि ये फ्लोयम के थ्रू जाता है।
और प्लांट एनाटॉमी के ऊपर बहुत इन्होंने काम किया था कैथरीन इसाऊ ने। तो द एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट एक बुक था, इन्होंने ही लिखा था, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप जानते रहेंगे। देखो रामचंद्रन जी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातें, बीच में हमको लगता है कुछ गायब है, चीज़ें हम ऐड कर देंगे बाद में, उसको बता देंगे। तो रामचंद्रन जी जो है ये फाउंडर है मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। तो देखो ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, जैसे बेसिक अगर हम आपको बताएं तो प्रोटीन का हम कितने तरह के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जी, 3 तरह के या 4 तरह के? कमेंट सेक्शन में बताओ, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं प्रोटीन में, 3 या 4 या 5? 4 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वांटिटरी मोस्टली। तो प्राइमरी में देखो हम क्या होते हैं, प्राइमरी में क्या होते हैं, सारे जो अमीनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड होते हैं। सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में देखो अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स ऐसे हेलिक्स हेलिक्स बन जाता है, उसके बीच में क्या होता है, देखो मैं हाथ से क्यों बता रहा हूँ, मेरे पास पेन है ना, आदत नहीं है। देखो सेकेंडरी में क्या होता है, ऐसे 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 करके हेलिक्स बन जाता है, यार देखो मिट भी जा रहा है, देखो ऐसे करके, फिर इसके बीच में क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो गया, अल्फा हेलिक्स। और बीटा प्लेटेड सेल में ऐसे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, फिर इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, तो ये बीटा प्लेटेड सेल। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है एंजाइम का होता है, आपको पता ही है। और क्वांटिटरी में जैसे हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, बहुत लोगों को मैं बता रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा चिंता मत करना, हम डिटेल में देखेंगे, ये हम बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। देखो जो एंट्रेंस दिए हैं ना उनको एकदम सही से, क्यों खुशी, पूरा समझ में आ रहा है ना, मनोज, सविता, जो हम बता रहे हैं एकदम सही है ना, सब आपको समझ में आ रहा है? हाँ, शिवानी को भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे, जी भैया एकदम आ रहा है, यस सर, ओके, चलो, उर्मी को भी आ रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो रामचंद्र जी ने काम किया था ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलेजन के ऊपर। तो ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलेजन में कौन कौन अमीनो एसिड होते हैं ये जरूरी होता है, तो प्रोलीन ओरलीन होता है, वो ग्लाइसिन और प्रोलीन होता है, तो वो चीज़ आप बाद में हम बता देंगे। तो इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट को डेवलप किया। अब आपसे कोई पूछे कि रामचंद्रन प्लॉट का मतलब क्या होता है, तो जो हमने आपको बताया अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट, तो उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए उन्होंने ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे ऐसे बीच में से ऐसे एक था, एक ऐसे था। इसको पढ़ने के लिए इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया, इसको 3 और इसको 4। तो उन्होंने बताया कि अल्फा हेलिक्स कहाँ पे आएगा, ट्रिपल हेलिक्स कहाँ पे आएगा, फिर लेफ्ट हैंडेड कहाँ पे आएगा। तो उन्होंने यही बताया कि आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता कैसे कर सकते हैं, हम ई बता रहे हैं। अगर वो चीज होगा, देखो यहाँ पे कुछ एंगल होते हैं, हो सकता है आपको एंगल के बारे में ना पता हो, जैसे एक होता है फाई एंगल, एक होता है साई एंगल, एक होता है ओमेगा एंगल। हम डिटेल में देखेंगे फाई एंगल कहाँ पे होता है, साई एंगल कहाँ पे होता है, ओमेगा एंगल कहाँ पे होता है। और मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं, रामचंद्रन प्लॉट इज नॉट फॉर द योर सीयूईटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस। हो सकता है कि लाइफ साइंस में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सीएसआईआर की चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। लाइनस पाउलिंग है, तो इन्होंने ही बताया था, मॉडल दिए थे ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के, जो हम बता रहे थे। स्लाइडेन और स्वान देखो क्या है, अब देखो ये बढ़िया चीज है स्लाइडेन और स्वान के बारे में। तो ये चीज याद रखना, स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, जी स्लाइडेन इज ए जर्मन बॉटनिस्ट, और ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो ये बात है, इन्होंने बहुत सारे नंबर में प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, स्लाइडेन ने प्लांट सेल को देखा था और स्वान ने एनिमल के ऊपर, ऐसे दोनों दोस्त थे, वो कहे चल तू प्लांट देख ले, हम एनिमल को देख लेते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट सेल होते हैं ना वो कंपोज किए कि होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल से। कहीं पे पेरेनकाइमेटस सेल है, कहीं पे कोलेनकाइमेटस सेल है, स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेराइड है, इडियोब्लास्ट है, अलग अलग टाइप के सेल है, कोई ऐसा लंबा सेल है, कोई फ्लैट सेल है, तो अलग अलग तरह के सेल से और उनके टिश्यू से बने होते हैं। तो ही टुगेदर विद स्वान फार्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो आपको पता है सेल थ्योरी जो दिए थे वो स्लाइडेन और स्वान दिए थे। तो उन्होंने प्लांट के ऊपर स्लाइडेन ने काम किया और स्वान ने काम किया एनिमल के ऊपर, और सेल थ्योरी दिए थे। लेकिन इन दोनों ने सेल थ्योरी तो दिया था, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किए थे कि सेल, एक नया सेल बनता कैसे है। तो आप बताएंगे नया सेल कैसे बनता है, किसने बताया था, किसने बताया कि नया सेल कैसे बनता है, बताओ, किसने बताया था? न्यू सेल इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल दैट इज द ग्रेट ओमनीसेलुला ई सेलुला। ओके, सोनम शर्मा, मनोज थापा। एक चीज होता है आपको ये भी याद रखना है कि ओमनी वाइवम एक्स विवो करके एक फिनोमेना होती है, जिसको लुईस पास्चर ने बताया था। उन्होंने बताया था कि जीवों की उत्पत्ति जो होती है जीवों से होती है, ओमनी वाइवम एक्स विवो, जीव इज फॉर्म बाय द जीव। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि
नया न्यूक्लियस जो होता है वो पुराने न्यूक्लियस के डिवीजन से होता है। वो कौन थे पता है? स्ट्रासबर्गर थे। ठीक है, नया न्यूक्लियस पुराने न्यूक्लियस के डिवीजन से। तो ये चीज आप जानते रहेंगे। हमने स्लाइडेन के बारे में देख लिया है। हम चलिए अब देखते हैं स्वान के बारे में। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने रिपोर्ट किया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सेल जो होता है ना, कि एनिमल सेल वाल जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का, और एनिमल सेल का जो आउटर बाउंड्री होता है वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो बॉडी ऑफ एनिमल जो होते हैं वो सेल ऑफ सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो ऑल ओवर मतलब इसका यही है। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दे दिया भैया। उन्होंने बता दिया सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, कोई भी एनिमल है, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, सारे होते हैं सेल और प्रोडक्ट ऑफ द सेल से बने होते हैं। एक सिंगल सेल के पास कैपेसिटी होती है कि वो सारी अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रखे, ठीक है, और अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखे। और लेकिन ये नहीं बता पाया कि एक नया सेल बनता कैसे है। तो वो बनता है डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज द रुडोल्फ विर्को 1885 में बताया था। सेल थ्योरी 1838 से 1839 के बीच में दी गई। और रुडोल्फ विर्को के बारे में देखो यहाँ पे बात करें 1855, ठीक है, इन्होंने बताया था कि एक सेल जो होता है डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ ही रहा होगा, बेसिक चीजें बता रहा हूँ, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूँ। क्या श्वेता गौर, मनोज थापा, ओके। चेक करना पड़ रहा है बार बार कि मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है, हम सिंगर एंड निकोलसन के बारे में देखने वाले हैं। अगर ऐसे हम आपसे बोले सिंगर एंड निकोलसन के बारे में, तो आप कहोगे सिंगर एंड निकोलसन भैया हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मिलके बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। वहाँ पे लिपिड का बाइलेयर होता है, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, दो तरह के प्रोटीन होते हैं, दैट इज द फ्लूइड मोजेक मॉडल। मनोज, प्रोटीन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि अंदर के टाइप पे होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। मेरा स्क्रीन क्यों गायब हो रहा है? ब्लैक हो गया, ब्लैक दिख रहा है क्या स्क्रीन? कोई दिक्कत नहीं है, रुक गया है, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा वो। होता है भाई पहली बार। अच्छा मैं सही मुझे ना डर लग रहा था आने से पहले कि मैं क्या बताऊंगा, कुछ बता पाऊंगा कि नहीं। आप बता दो, सही बता पा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था यूट्यूब पे, आपको पता ही है, ऐसे डिस्कशन कर देना। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सही कर लूंगा। हाँ अब जाएगा। हाँ अच्छा है सर, एकदम मस्त भैया, थैंक यू थैंक यू। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर से। फाउंडेशन कोर्स, शेयर हो जा, सही लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा एकदम प्रोफेशनल लग रहे हो भैया और थैंक यू। ओके स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, थैंक यू उर्मी भाई। ऐसे में ना थैंक यू श्वेता मैम। चलो फिर से चलते हैं इस पे। हम आपको बता रहे थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन लिपिड के बाइलेयर होते हैं। जैसे कि आपको पता है अलग अलग मॉडल दिए गए थे, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन ही है तो नमोआ उसको बहुत लोग दिए थे। क्या नाम दिए थे? जैसे क्रैमर एंड नोगेली थे, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन दिया था। फेफर आए थे तो उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया था। फ्लोवर आए थे तो कुछ और कहे थे। तो ऐसे करके सेल मेम्ब्रेन का अलग अलग नाम दिया गया था। सेल मेम्ब्रेन आपको हमने बताया प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। लिपिड का बाइलेयर होता है, और प्रोटीन जो होता है इंट्रिंसिक हो सकता है, अंदर के टाइप पे इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक हो सकता है बाहर के साइड पे, उसे क्या बोल सकते हैं हम? पेरीफेरल प्रोटीन बोल सकते हैं। सौरभ सिंह प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये चीज है आपको। और जो ये पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि नेम टैग के लिए, नेम टैग की तरह यूज किया जा सकता है, सिग्नल रिसेप्टर की तरह काम करता है। एज सच हम आपको बताएं तो यही चीज है। आपको प्रोटीन वोटीन के बारे में जानते रहेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन का नाम क्या है, एक्सटेंसिक का नाम क्या है, वो हम आपको आगे बताएंगे, वो आप हमारे साथ बने रहेंगे तब। ठीक है चलो आगे हम चलते हैं। यही अब देखो, हम सिंगर एंड निकोलसन तो अलग अलग ना सेल मेम्ब्रेन का मॉडल दिया गया था। सबसे पहले देखो ओवर्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या कह रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड से मिलकर बना होता है, लिपिड का बाइलेयर होता है, ऐसे करके ओवर्टन बता दिए। फिर बाद में ऐसे करके रॉबर्टसन आए थे, उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस दिया था। रॉबर्टसन जानते होगे आप। फिर सिंगर एंड निकोलसन आए, उन्होंने क्या कहा था ना कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है लिपिड बाइलेयर होता है, वहां पे प्रोटीन इम्बेडेड होता है उसके अंदर।
प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स, ये टर्म उन्होंने दिया था कि प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, उन्होंने बताया था, जो सिंगर एंड निकोलसन थे 1972 में। फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मतलब क्या होता है, वो तरल नेचर का हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वहां पे क्या होता है, सारा चीज जैसे जैसे मूव करते रहता है। अब इसमें आपको मोटेलिटी भी पढ़नी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि अलग अलग जैसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं, ये हम साइंटिस्ट के नाम कवर करते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है कैमिलो गोल्जी के बारे में। तो गोल्जी ने यही, आपने कुछ डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा था, जो कि गोल्जी बॉडी उन्होंने बता दिया। आपको पता है गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो कि सेक्रेशन ऑपरेशन में काम करता है, ठीक है, पैकेजिंग वैकेजिंग में, ये आप जानते हैं। और गोल्जी बॉडी के लिए स्टैंडिंग टेक्निक यूज किया गया था। अगर कोई बता सकता है वो स्टैंडिंग टेक्निक क्या है गोल्जी बॉडी के लिए, कौन सा स्टैंडिंग टेक्निक हम यूज किए थे गोल्जी बॉडी के लिए? AgNO3 स्टैंडिंग टेक्निक, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट का स्टैंडिंग का टेक्निक हम यहाँ पे यूज किए थे गोल्जी बॉडी के डिस्कवरी में। हम अमित आपको पढ़ाएंगे सेल बायोलॉजी, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलो, जॉर्ज पेलाडे ने राइबोसोम को देखा था। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं पता है? राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं जी? दो नाम बताओ राइबोसोम का जल्दी से, एनीवन? राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, दैट्स ग्रेट, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम जो होता है आपको पता है, प्रोकैरियोटिक में 70 S, यूकैरियोटिक में 80 S टाइप का होता है। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है इसे, और हम क्या बोलते हैं, आर्गेनेल विद इन आर्गेनेल, आर्गेनेल विद इन आर्गेनेल, क्योंकि ये आर्गेनेल के अंदर भी होता है। किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दैट्स ग्रेट। और सेल विद इन सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि इंडो सिम्बियोटिकली वो ओरिजिन हुए थे ऐसे करके, तो उन्हें हम सेल विद इन सेल बोल सकते हैं। क्या था देखो, कहानी सुन लो थोड़ा सा। जो आपने पहले बैक्टीरिया थे ना, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे, और कुछ बैक्टीरिया जो थे ऐसे करके क्या करते थे, उनमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी होता था। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि वो क्लोरोप्लास्ट बन गए, और जो जिनके पास ETS UTS था, जो एनर्जी का ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे थे, वो क्या हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। एक चीज आपको मैं टर्म बताऊंगा आपसे, कोई डिफाइन करेगा, हम उनको 25 सेकेंड का। हाँ, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, हाँ यस काजल। तो देखो ना, स्मॉलेस्ट, ऐसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल आप बता देना। अगर स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस आपको पूछे कि ऐसा सेल ऑर्गेनेल बताइए जिसके पास मेम्ब्रेन हो और स्मॉलेस्ट हो, तब क्या बताएंगे? ये क्वेश्चन पहले आप बताइए, हम आपसे पूछने जा रहे थे यार। चलो आगे पूछेंगे, अभी पूछने का वक्त नहीं हुआ है। चलो, रॉबर्ट ब्राउन ने, देखो ये राइबोसोम के बारे में हमने बता दिया जितनी चीजें हैं, आगे हम अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज मैं आपको यही पे बताता चलूँ कि राइबोसोम जो होता है किस ऑर्गेनेल से बाइंड होता है जी? PPLO, ओके। राइबोसोम किस ऑर्गेनेल से बाइंड होता है, किसके ऊपर रहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दैट इज द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं मिलता। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मिलता है। वहां पे राइबोफोरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि राइबोसोम को बाइंड कराने में हेल्प करता है, या राइबोफोरिन 1 और 2। ग्रेट अदिति सिंह। तो ये जानते रहेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने देखो क्या किया था, आर्किड का रूट सेल स्टडी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और वहां से उन्होंने न्यूक्लियस का खोज कर लिया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था, और उन्होंने रूट सेल ऑफ आर्किड से खोजा था 1831 में। अब न्यूक्लियस के बारे में याद रखना कि न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ऐसा एक्टिविटी होता है उसके पास कि वो सारे सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के पास होता है DNA। एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, दिमाग में रखना, कभी भूलना मत। आपसे जब आप सेल बायोलॉजी स्टडी करते हो तो आपसे पूछता है ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और किसके पास मेम्ब्रेन होता ही नहीं, और किसके पास पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो जान लेना कि DNA इज ए बॉस मॉलिक्यूल। जहां जहां DNA होगा, ओके, जहां जहां DNA, ER गलत है, श्वेता गौर, ER के पास नहीं होता है डबल मेम्ब्रेन, ओके, वो बस फोल्डिंग हो जाता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, जिसके पास देखो DNA होता है बॉस मॉलिक्यूल। अगर मैं बॉस हूं तो मैं अपने साथ सिक्योरिटी लगा के रखूंगा कि मेरे पास कोई अटैक ना करे, मुझे कोई किडनैप ना कर ले जाए। तो अब जहां जहां DNA रहेगा उसको प्रोटेक्शन देने के लिए डबल मेम्ब्रेन तो बन ही जाएगा, समझ गए? तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया
एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पोरस डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन जो होता है इनर वाला, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन मिलता है, फोल्डिंग मिलता है, क्रिस्टी मिलता है वहाँ पे, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का जो होता है वहाँ पे ऐसे करके एंजाइम उंजाइम मिलते हैं जो कि आपका खाना वाना स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ आप जानते हैं। देखो फ्लेमिंग ने ऐसे करके क्रोमेटीन टर्म दिया था, बेसिक डाई से उसको किया था। अब बताओ क्रोमेटीन को वहाँ वही स्टोकार्मीन हो गया, ठीक है, एस्टोकार्मीन से आप करोगे। हाँ GERL सिस्टम। और अरे हाँ मैं वो बता रहा था ना, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, देखो वो कौन कौन से है, राइबोसोम हो गया, बेसल बॉडी हो गया और सेंट्रियोल, ये सब। तो राइबोसोम के पास, बेसल बॉडी और सेंट्रियोल के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, और जितने रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल हैं वहाँ पे आपका सिंगल मेम्ब्रेन मिलता है। तो ये चीज़ आप जानते रहना। तो फ्लेमिंग के बारे में उन्होंने देखो दिया था क्रोमेटीन टर्म। क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था, आप कोई बताए मेरे को जल्दी से। क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था, डब्ल्यू से नाम है या दैट्स ग्रेट। वाइड एयर, सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्जी, गोल्जी लाइसोसोम पराक्सीन। सिंगल मेम्ब्रेन में बताया ना, जितने छूट गए वो सिंगल होते हैं। चलो ये हो गया। एंटिनो और ल्यूएनहॉक के बारे में हमने बताया कि सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि स्मॉलेस्ट सेल विद द सेल वॉल, तो आप क्या बताएंगे, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल विद द सेल वॉल। बैक्टीरिया, पीपीएलओ नहीं होगा, पीपीएलओ के पास सेल वॉल नहीं होता, सोनम मैम। डायलिस्टर निमोसाइंटिस या आदिति, डायलिस्टर निमोसाइंटिस, ओके ग्रेट। तो ये चीज आप जानते रहेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन होता है, थोड़ा मैं आपसे पूछता चलूं। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल, मोस्टली इन द फीमेल, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी ओवम। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट क्या होता है, टाइप फास्ट, क्योंकि अब हम 50 मिनट क्लास हो गया। स्पर्म, या कितनी अजीब बात है ना, ओवम इज द लार्जेस्ट सेल एंड द स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल, कभी कभी सोचना पड़ता है। चलो, तो ये चीज है। और मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट सेल इन, ये लॉन्गेस्ट बताओ, लार्जेस्ट जीन बताओ पहले ह्यूमन के अंदर। कृपा शंकर, लार्जेस्ट जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन मीनिंग सही कर लो मनोज। ओके ओके ओके। अब देखो एंटीनो के बारे में हमने डिस्कस किया था। हैबरलैंड देखो क्या है, इन्होंने बताया था टोटोपोटेंसी के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में। तो पोटेंसी क्या होता है, पोटेंसी इज द एबिलिटी, जैसे माय टीचिंग पोटेंसी इज दैट कि आई विल टीच यू ऑल, कि बॉटनी क्या होता है ऐसे करके। मुझे अब लग रहा है कि 50 मिनट के बाद मैं पढ़ा सकता हूँ आप सबको, तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंसी है। तो पोटेंसी की बात करें तो यूनिपोटेंटी होती है, प्लूरीपोटेंटी, मल्टीपोटेंटी होती है, ठीक है, और टोटीपोटेंसी होती है। तो हम सारे पोटेंसी की बात कर लेते हैं। यूनिपोटेंटी क्या होता है जी, कि एक किसी भी ऐसा सेलुलर सेल्स, ग्रुप ऑफ द सेल्स होते हैं जिनके पॉसिबिलिटी होती है कि वो सिंगल टाइप के सेल बना सकते हैं। जैसे हो गया स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ स्पर्म बनाएगा, ऊगोनिया सिर्फ ओवम बनाएगा। तो ये है यूनिपोटेंट सेल, जो सिंगल टाइप के सबसेट ऑफ सेल दे रहे हैं ऐसे करके। अब प्लूरीपोटेंटी क्या होते हैं, पावर ऑफ डिवीजन इज टोटीपोटेंसी। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं काजल। टोटीपोटेंसी वो होता है जो सिंगल सेल से वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, जैसे एक प्लांट सेल से पूरा प्लांट बना देना, दैट इज द टोटीपोटेंसी, हैबरलैंड ने बताया था। और इसको प्रूव किया था स्टीवर्ट ने। गाजर का सेल लिया था, रूट गाजर का सेल लिया था और पूरा गाजर बना दिया था, तो वो था टोटीपोटेंसी। मल्टीपोटेंटी क्या होता है, जैसे हीमोपोएटिक स्टेम सेल के बारे में आपने कभी सुना होगा, जो आपके बॉडी में होता है, बोन मैरो में, पूरा अलग अलग टाइप का। जैसे लाइफ साइंस में क्वेश्चन भी आया था, मैं देखा था, मोनोसाइट लिम्फोसाइट बना देता है, ठीक है। तो वो होता है आपका मल्टीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंटी क्या होता है, जैसे आईसीएम होता है आपका, टोफोब्लास्ट के छोड़ के सारे सेल बना रहा है, तो वो है प्लूरीपोटेंसी का। ऐसे कहीं आपको क्लियर डेफिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज है पोटेंसी के बारे में। अब हॉफमिस्टर आ गए जी, हॉफमिस्टर। हॉफमिस्टर ने क्या किया था, अरे कहाँ गया, इन्होंने देखो क्या किया था, इन्होंने ना सबसे पहले ना देखा था क्रोमोसोम को देखा था इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, और वो भी ट्रांसकेंडेंसिया के पॉलन मदर सेल में हॉफमिस्टर ने क्रोमेटिन को देखा था। और इन्होंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म दिया था कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज कैसे अल्टर कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। हक्सले के बारे में हमने देखा था। रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने बता ही दिया था, लेकिन एक चीज आप याद रखने लेना, फिर से हम इसको बता देते हैं। रॉबर्ट हुक बहुत ही जरूरी है जी, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग हैं जिन्होंने सेल बायोलॉजी का फादर रॉबर्ट हुक लगाए थे जी। किसी भी पेपर, एक पेपर में तो आया था, मैं देखा था, वहां पे कौन होते हैं फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, कमेंट करो।
फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन है जी? अरे बताओ तो, कोई तो बताओ, मुझे नहीं पता है। एनीवन? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी एरिस्टोटल। मैं हूँ। कमेंट करो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी जल्दी से। हम्म। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक नहीं है बिंदु देवी, स्वानसन भी नहीं है संध्या, जाके देखना। या रॉबर्ट पैलाडे इज द फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी, याद कर लेना, गलती नहीं करना। शिवानगी मिश्रा ग्रेट। चलो, तो देखो ये है जो रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, देखो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में क्लियर कट डिफरेंस आप याद रखना। साइटोलॉजी और पैलाडियन ए के शर्मा, या इंडियन इज द ए के शर्मा। तो आप सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में अंतर याद रखना। सेल बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूलर कंपोनेंट, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से प्रोटीन बन रहे हैं, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और सेलुलर फंक्शन को वो कैसे कैरी कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द साइटोलॉजी, देन वी स्टडी अबाउट द सेल का स्ट्रक्चर कैसे है, सेल का डिवीजन कैसे हो रहा है, वो सेल बन कैसे रहा है, तो सेल का ये सब हम देखते हैं ओवरव्यू, दैट इज द साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और रॉबर्ट हुक के बारे में ये चीज कि उन्होंने कार्क सेल से देखा था, उन्होंने एक्चुअली में सेल वाल को देखा था, और उन्होंने एक बुक लिखा था जो कि माइक्रोग्राफिया था। सीक्रेट ऑफ नेचर किसका था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का नहीं था, उनका था, लिवेनहॉक का। ठीक है जी। स्ट्रासबर्गर तो बता तो दिया, स्ट्रासबर्गर जो बताया था कि वही जो एक न्यूक्लियस का जो एराइजिंग होता है, एक न्यूक्लियस एराइज होता है, वो किससे एराइज होता है? डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। तो हम स्क्रीन शेयर आप करते हैं, हमारा आज का क्लास हो गया है। अब आप बताओगे कैसा लगा है क्लास आज का। चलो, तो मैं दिख रहा हूँ आप सबको, अब आप बता सकते हैं। मैं माइक नहीं, थैंक यू। आप बोल सकते हैं, मैं सुन सकता हूँ, माइक हटा दिया हूँ। ओके, बहुत अच्छा सर, थैंक यू भाई, बोल सकते हो, वेरी वेरी नाइस भैया। अनिशेष भी यहाँ पे है। ओके, अविसम, मैसेज आ रहे हैं। ओके। हम्म। अरे सच में कह रहे हो या ऐसे ही कि सर वो होता है ना, मस्का लगाना, मस्का तो नहीं लगता है अपना? ठीक है। नया कब का या पहले का? पहले का। मोजा सर बेटर देन ऑफलाइन क्लास। थैंक यू, नाइस वीडियो सेशन भैया, थैंक यू संध्या। ऐसे हम डेली कर लेंगे, और बेसिक में देखो, बेसिक ही पढ़ाएंगे, सच में हम जो होता है बोल देते हैं। थैंक यू उर्मी, वो हमें पता है भाई। ANDP कॉलेज के जो उधर के लड़के बच्चे हैं काफी अच्छे हैं, तो ये हम मानते हैं। बस इतना मैं कहता हूँ, देखो कि आपने जैसे यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका CVT का एग्जाम भी हुआ है, देखो हो सकता है कि आपने कम नंबर लाए हो आपके एग्जाम में, तो हमने ना अपनी तरफ से काफी अच्छे से आपको हमने बताया था हर चीज, हमसे जितना हो पड़ा हमने किया है। लेकिन अब दिक्कत क्या, हम वो पेपर भी सॉल्व किए, वो एग्जाम में अब आपका माइंड कैसा होता है, गलतियां हुई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना हम 100% देने का कोशिश करते हैं। जो भी लोग आप सब ज्वाइन हुए हमारे कोर्स में, ठीक है, आप सबको हम इतना भरोसा दिलाते हैं, आपका एग्जाम निकले या ना निकले ये अलग बात है, लेकिन आप लोग सीख तो बहुत जाओगे। ठीक है। ठीक। ठीक है, सीखोगे बहुत और लोगों को सिखाने के लिए मोटिवेट हो जाओगे। चलो, और कोई बोलना चाहता है? मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, लैपटॉप से ही बढ़िया कि रिकॉर्ड हो जाता है।